मेरे दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं वो जियोग्राफी का सेट नंबर 2 बात करने वाले हैं। क्या सर? याद रखिएगा, जियोग्राफी का सेट नंबर 2 हम लोगों ने जियोग्राफी का सेट नंबर 1 ऑलरेडी पहले से हम लोगों ने देख के रखा है ना। पहले मेरे दोस्तों एक बार सब स्टूडेंट्स मिलकर कहे कि सर हाँ तैयार है हम लोग, जल्दी से यस का सिंबल दबा दीजिए और माँ बाप का नाम लेकर याद करना है कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। सो दोस्तों आज जो हमारा क्लास है ये हमारा जियोग्राफी का सेट नंबर 2 है और हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से मेरे दोस्तों हम लोगों ने देखा था क्या सेट नंबर 1। तो आपकी स्क्रीन पे मेरे भाई पहला क्वेश्चन है और फटाफट जो भी स्टूडेंट्स का आंसर पता है फटाफट इसका आंसर बताएंगे। जिनको नहीं पता है डोंट वरी, जिनको नहीं पता है थोड़ा सा भी टेंशन मेरे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, लेना नहीं है भाई। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि बताइए सर क्वेश्चन है सर निम्न में से किसी ने सर्वप्रथम यूरोपी अफ्रीका अमेरिका के साथ स्थिति होने की संभावना व्यक्त की है? तो बताएं अब्राहम ने। किसने सर? हमारा अब्राहम। वेरी गुड विष्णु प्रसाद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। क्या हो जाएगा गुरुजी? तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए सर, एक बुक होती है सर आपका क्या, एक बुक होता है सर आपका खाली स्टेटमेंट होगी और एक बुक होगा जो भारत के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है सर पोलर फ्लाइंग बॉल निम्न में से किसने संबंधित है? तो बताएंगे सर पोलर फ्लाइंग जो बॉल है हमारा, तो ये हमारा संबंध है पृथ्वी के घूर्णन से। क्या सर? जो हमारा पृथ्वी घूरती है ना सर, याद रखिएगा उस पृथ्वी के घूर्णन से हमारा संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन लघु लघु प्लेट नहीं है? भाई देखिए आपसे पूछा गया ना दोस्तों कि लघु प्लेट नहीं है, तो देखिए लघु प्लेट हमारा नाजका है ना, फिलीपीन है, अरब है, पर मेरे दोस्तों अटलांटिक जो है हमारा, याद रखिएगा हमारा दीर्घ प्लेट है। क्या सर? दीर्घ मतलब बड़ा सा प्लेट है। क्या है सर? दीर्घ का मतलब होता है क्या मेरे शेरसनियों? बड़ा सा प्लेट है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, जैसा देख रहे हैं ना वैसे ही क्वेश्चन आएगी। सागरीय अधस्थ विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैंस ने निम्न में से किस अवधारणा पर विचार, आपसे कह रहा ना कि विचार जो है नहीं किया था? तो मेरे दोस्तों कहा था कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्म का विस्तार, इसके बारे में अध्ययन नहीं किए थे, बाकी सबके बारे में अध्ययन किए थे। है 11th में व्याकरण भी बताऊंगा, डोंट वरी, पहले इसको देख लेता हूं भाई, फिर हमारा क्लास इंग्लिश स्टार्ट हो जाएगी ना, उस समय ना हम लोग पॉलिटिकल पर ध्यान दे पाएंगे, ना जियोग्राफी में, ना इकोनॉमिक्स में, ना हिस्ट्री में, ना और कोई सब्जेक्ट में। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि 1-2 दिन तक हमारा पॉलिटिकल जियोग्राफी जो बचा हुआ है वो फटाफट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो हमारा क्लास है मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूं आप लोग का तो फ्राइडे, कल फ्राइडे है, उसके अगला दिन सैटरडे से जो हमारा इंग्लिश स्टार्ट होगी, एकदम इंग्लिश ही चलेगा सिर्फ। ठीक है, डोंट वरी भाई। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेटों की सीमा किस तरह की प्लेट की सीमा है? आपसे पूछा गया किस प्रकार की प्लेट की सीमा है, तो बताएंगे सर महाद्वीपीय आसिरियन, याद रखिएगा महाद्वीपीय आसिरन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला, ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका से कब अलग हुआ है? देखिए मेरे दोस्तों आपसे कहा गया ना कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से अंटार्कटिका आखिर कब अलग हुआ है, ये आपसे पूछा गया कौन से काल में अलग हुई है? तो बताएंगे सर ये अलग हुआ है हमारा इयोसियन काल में। कौन सा सर? इयोसियन काल में। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? डी। वेरी गुड तौसीफ, निखत, पंकज, संजीव कुमार मंडल, वेरी गुड भाई। डी नहीं, सी नहीं होगा संजीव, डी होगा। अगला, प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, दोस्तों याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। और ये क्वेश्चन एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए कि दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। क्या सर? आर्कटिक महासागर, नॉट अटलांटिक। आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और दुनिया का सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन है सर प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व में स्थित प्लेट को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व प्लेट की स्थिति जो है उसको नाजका प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हमारा नाजका प्लेट कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन, संवहन द्वारा
संवहन धारा सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस भूगोलवेत्ता से है? सर संवहन मतलब समझ में आ रहा है, जैसे हम लोग चाय बनाते समय देखिएगा भाप निकलता है, यस या नो। जब वो भाप बनकर मेरे दोस्तों उड़ जाते हैं और उड़ते हुए जब हमें नजर आती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संवहन। फिर जाकर वो क्या बन जाता है? पूरी तरह से बादल बन जाते हैं। तो आपसे वही चीज कह रहा है मेरे दोस्तों, बताइए ये स्टेटमेंट किसने दिया था? होम्स ने। किसने दिया था दोस्तों? तो बताएंगे सर आर्थर होम्स ने दिया था। वेरी गुड आशा, रमेश वेरी गुड। चलिए अगला बताइएगा, वैगनर के अनुसार निम्न में से कौन सा एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 पे मेरे भाई कि वैगनर के अनुसार निम्न में से कौन एक बल महाद्वीपीय विस्थापन के लिए उत्तरदायी है? तो बताएंगे सर वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कौन? हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, ज्वारीय बल। क्या सर? ज्वारीय बल। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। प्लेट विवर्तनी की का प्रतिपादन किसने किया था? और क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, इसको एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को, कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत किसने दिया था? ये थ्योरी किसने दिया था, है ना? तो बताएंगे सर हमारा मार्गन ने दिया था, मैकेंजी ने दिया था, पाटकर ने दिया था। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल से डी। 2023 के पेपर अगर आपके पास है तो उठा करके देखिएगा, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, वहां पे ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन दीर्घ प्लेट नहीं है? फिर से आपसे पूछ रहा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 11 में कि कौन दीर्घ प्लेट नहीं है। देखिए मेरे दोस्तों, दीर्घ प्लेट जो है वो नहीं है हमारा कौन? अटलांटिक आर्कटिक प्लेट। क्या सर? आर्कटिक प्लेट, यानी बोल सकता हूं सर, सॉरी सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या सर? हमारा याद रखिएगा अरेबियन प्लेट। क्या हो जाएगा सर? ये हमारा दीर्घ नहीं है, बाकी सब क्या है मेरे दोस्तों? हमारा दीर्घ प्लेट है। ठीक है, ये हमारा याद रखिएगा। आपसे दीर्घ प्लेट के बारे में पूछा गया तो हमारा यूटेरियसन जो हो गया, इंडियन प्लेट हो गया, आर्कटिक हो गया, ये हमारा दोस्तों दीर्घ प्लेट है। ठीक है, बाकी मेरे दोस्तों एक क्या है जो हमारा दीर्घ प्लेट नहीं है? अरेबियन प्लेट। जैसे कि अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिमालय पर्वत का संबंध निम्न में से किससे है? देखिए अब हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका संबंध आपसे पूछा गया, फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं पिछला क्लास में भी बताया था, हिमालय पर्वत का जो संबंध है, और हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है? 33 सागर के टूटने से। क्या सर? 33 सागर। है ना? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। वेरी गुड नरेंद्र हंसदा, वेरी गुड जॉनी, वेरी गुड। चलिए सर अगला क्वेश्चन आकाश भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है? आपको बताएंगे सर कि मैन प्लेट इनमें से कौन है? तो अफ्रीकन प्लेट। याद रखेगा ऐसे प्लेट तो बहुत सारा है, प्लेट तो बहुत सारा है, पर सबसे मैन प्लेट कौन है ये आपसे पूछा गया, तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन है सर, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जो हमारा प्लेट शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बताएंगे सर विल्सन ने। किसने? विल्सन ने। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड आशा बेसरा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू आशा, रमेश वेरी गुड भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइए, गोंडवाना लैंड पेंजियन से कब अलग हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोंडवाना लैंड जो है पेंजियन से कब अलग हुआ था? तो 5.5 करोड़ वर्ष, 5.5 करोड़ वर्ष पहले। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या? याद रखिएगा हमारा 20 का सही हो जाएगी। चलिए गुरुजी अगला बताइएगा, रिंग ऑफ फायर किस सागर में स्थित है? आपसे पूछा गया रिंग ऑफ फायर किस सागर में स्थित है? तो बताएंगे सर रिंग ऑफ फायर जो है हमारा वो हमारा स्थित है प्रशांत महासागर में। कहां पे है सर? रिंग ऑफ फायर ये हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। कहां पे सर? मुस्कुरा कर बताइए। रिंग ऑफ फायर हमारा प्रशांत महासागर में स्थित है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मात्र मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है? तो कितने प्लेटों में विभक्त है सर? तो बताएंगे सर 7 प्लेटों में विभक्त है। याद रखिएगा 7 प्लेट में मेरे दोस्तों बड़ा प्लेट भी है और हमारा छोटा प्लेट भी है। 4 हमारा छोटा प्लेट है और 3 हमारा बड़ा प्लेट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला बताइए सर, सागरीय आधास्थल विस्तार का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? ये स्टेटमेंट किनके द्वारा दिया गया था? तो बताएंगे सर सागरीय आधास्थ विस्तार का सिद्धांत दिया था हमारा हैरिस हैस ने। किसने सर? हैरिस हैस ने। एक बार आप लोग फटाफट बताइए, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? एक बार सारा स्टूडेंट्स मिलकर बताइएगा सर हाँ यहां तक हम लोगों को समझ में बहुत ही सुंदर तरीके से आ गया है। एक क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग बताइएगा, मैं पूछ रहा हूं इसका आंसर बताइएगा। याद रखिएगा
हमारा सौर मंडल में कितना ग्रह है, फटाफट बताइएगा। सौर मंडल में कितना ग्रह है, फटाफट बताइए। सौर मंडल में कितना ग्रह है, याद रखिएगा सर, बहुत मजा आ रहा है, आएगा भाई आशा है सर, और मजा आएगा। अभी तो क्लास 11th में है ना, जब क्लास 12th में हम लोग को क्लास स्टार्ट होगी ना 24 तारीख से, मजा आ जाएगा दोस्त, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं, है ना। चलिए बताइए 8 ग्रह, वेरी गुड। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फटाफट। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बताएंगे सर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो हमारा है, सब आप मेरा नाम गलत बोलते हैं, आसमा बन रहा, सॉरी सॉरी, ठीक है, बृहस्पति, वेरी गुड भाई। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर, जलयोजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है। जलयोजन प्रक्रिया है कि किनको आपका प्रक्रिया को प्रभावित करती है मेरे भाई, तो बताएंगे सर लवण को। किसको मेरे भाई, किसको प्रभावित करती है, लवण को। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, तो बताएंगे सर भूस्खलन में। सर मलबा मतलब होता है हमारे प्राकृतिक, एक तरह का प्राकृतिक आपदा। भूस्खलन का मतलब ही होता है हमारा प्राकृतिक आपदा, जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गई, सुनामी आ गया, चक्रवात आ गए, साइक्लोन आ गया, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा सर, भूस्खलन के अंतर्गत आती है। नीतीश टाइम पे आया कीजिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जीविक बल है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्तों बहुत कम है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्जनिक बल है, तो बताएंगे पर्वत निर्माणकारी बल। याद रखिएगा पर्वत निर्माणकारी बल को हम लोग बोलते हैं क्या, तो मुस्कुरा कर बताएंगे सर अंतर्जनिक बल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है। भू आकृति प्रक्रिया का जो आपसे पूछा गया कारक नहीं है, वो हमारा दोस्तों याद रखिएगा भूकंप। बाकी बहता हुआ जल है, पवन है, हिमांद है, पर भूकंप नहीं है मेरे भाई। भूकंप क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा भूस्खलन है। भूकंप क्या है सर, ये हमारा एक तरह का भूस्खलन है। क्या है, भूकंप हमारा क्या है, तो बताएंगे सर भूकंप हमारा भूस्खलन है। क्या है सर, भूस्खलन है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन है सर, मृदा के निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक कौन सी है। अच्छा बताइए मेरे दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूं कि बताइए मृदा का निर्माण के रूप में महत्वपूर्ण कारक कौन सी है, तो आप लोग क्या बताइएगा सर, जनक पदार्थ। क्या सर, जनक पदार्थ। जनक पदार्थ किससे कहते हैं मेरे भाई, मृदा के निर्माण कैसे होती है, तो चट्टानों के टूटने से। याद रखिएगा बड़े बड़े चट्टान जब टूट जाती है, और बरसात के मौसम में दोस्तों चट्टान जब बहते बहते मेरे दोस्तों जब समुद्र में जाकर गिरती है, तो वो जब बहते हैं तो पूरी तरह से याद रखिएगा वो चट्टान जो है मेरे दोस्तों मिट्टी के रूप धारण कर लेती है। अब याद रखिएगा ये हमारा ये अलग बात है कि जो हमारा चट्टान है वो जलोढ़ मिट्टी होगी, लेटराइट मिट्टी होगी, या खादर होगा या बांगर होगा, वो चट्टान के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक बार 2 नंबर बता दूंगा मैं। चलिए, पर मलबा अवधाव को किस श्रेणी में सम्मिलित किया जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, तो बताएंगे सर भूस्खलन में। याद रखिएगा निशु निशु याद रखिएगा भूस्खलन होगा, मैंने बताया ना भूस्खलन। चक्रवात भी हो सकती है सर, बी होगा ना सर, बी हो, कैसे भी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, बी नहीं होगा, ठीक है। कल ऐसे ही क्वेश्चन को गलती करवा दिए थे आप लोग। रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी होती है भाई, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 6 में, रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावित होती है कहाँ पे, चूना पत्थर में। कहाँ पे मेरे भाई, चूना पत्थर में, ठीक है। गूगल सर्च किए थे सर, कोई दिक्कत नहीं है निशु, लेकिन फिर भी आपको आंसर यही लगाना है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत बोला है, तो फिर आप गूगल वाला ही सही कर लीजिएगा, बेटर होगी, ठीक है। चलिए सर आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है भाई। आपसे पूछा गया रासायनिक केमिकल, आपसे पूछा गया केमिकल में कौन सम्मिलित है, तो ऑक्सीकरण। बिना ऑक्सीकरण का हम लोग बिना ऑक्सीकरण का मेरे दोस्तों याद रखिएगा, हम लोग चूना को वो जो हमारा चूना होती है ना, चूना जो हम लोग घर की पुताई करते हैं, चूना को आप पानी में पिघाल नहीं सकते, मतलब चूना को पिघाल नहीं सकते हैं जब तक आपको ऑक्सीजन की मात्रा ना मिल जाए, ठीक है। चलिए सर मोहब्बत से अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर, मोहब्बत से बढ़ते हैं सर। चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि चट्टानों, जैसे ये चट्टान है, ठीक है दोस्त, ये चट्टान है, पूरी तरह से ये टूट गया भाई, क्या हुआ,
ये चट्टान पूरी तरह से मान के चलिए टूट गया, तो चट्टान जब टूट कर मेरे दोस्तों इसी जगह पर रह गया, अपने ही जगह पर रह गया, तो उसे हम लोग अपक्षय कहते हैं। क्या कहते हैं सर, याद रखिए, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपक्षय कहते हैं। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड आकाश। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 8 कि चट्टानों का टूटकर अपने स्थान पर ही पड़े रहना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है सर, मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होती है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को बताया, मृदा का निर्माण होता है अपक्षय प्रक्रिया के द्वारा। कैसे सर, चट्टान टूट गई, ठीक है, चट्टान जैसे टूटा, चट्टान टूटने के बाद अब बहुत रफ्तार से हवाएं या बहुत ही रफ्तार से बारिश हो, जब मेरे दोस्तों वो चट्टान घिसते 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 जाते हैं, तो वो अपने जो कण है वो कण धीरे 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 मेरे दोस्तों छोटा होती जाता है। जैसे हम लोग बर्फ को अक्सर हम लोग बचपना में यूज किए होंगे, इतना बड़ा बर्फ 2 मिनट बाद थोड़ा 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 एक समय ऐसे आती है कि पानी में पूरी तरह से पिघल जाता है। ठीक है, चलिए अगला, क्षारीय मृदा का निर्माण किस क्षेत्र में होता है। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि क्षारीय मृदा का, याद रखिएगा, निर्माण कौन से क्षेत्र में होता है, तो क्षारीय मृदा का निर्माण होता है कम वर्षा वाले क्षेत्र में। जहां पे कम वर्षा होती है वहां पे हमारा क्षारीय मृदा का निर्माण होता है। क्या सर, वहां पे क्षारीय मृदा का निर्माण होती है। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन, लोहे में जंग लगना कहलाती है। अरे बाबू रे, ये तो हम लोग का क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्या भाई, ये तो हमारा क्लास 10 का क्वेश्चन है। क्या भाई, ये तो हमारा क्लास 10 का क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि बताइए लोहे में जंग लगना कहलाता है, तो सर एक बच्चे को पता है, क्लास 10 के बच्चे से पूछेगा ना, वो कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या सर, लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है दोस्तों, तो बताएंगे सर ऑक्सीकरण कहलाती है। चलिए सर अगला बताइएगा, अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है। भाई आपसे पूछा गया अपक्षय का प्रमुख अभिकर्ता क्या है, तो बताएंगे सर चट्टान कैसे टूटती है पता है, जब पूरी धूप पड़ती है ना, पूरा धूप, पूरे तरह खतरनाक धूप पड़ते हैं, या तो मेरे दोस्तों टकराते हैं, पवन जब चलती है ना, हवाएं जब चलती है ना, बोलते हैं ना, क्या मौसम आया है पूरब से पछताने पुरवाए चले लहरों की, समझ में आया ना। जब मेरे दोस्तों पूरी तरह से जब हवाएं चलती है, तो हवाएं चलने से जब हमारा एक चट्टान दूसरे चट्टान से टकराती है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ताप के माध्यम से हमारा अपक्षय में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए सर, नीत गाए नदियां महरों में संगम है। चलिए सर अगला, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है। भाई क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव होता है लोहे खनिज में, खनिजों पर। याद रखिए ऑक्सीडेशन का सर्वाधिक प्रभाव कहां पे होता है, खनिजों पर। कहां होता है मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर हमारा खनिजों पर, यानी बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया दोस्तों कि कौन इनमें से रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया नहीं है। देखिए ऑक्सीकरण है, कार्बोनेशन है, जलयोजन है, पर मेरे दोस्तों हिमांकन नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी। वेरी गुड तूफान, वेरी गुड। चलिए सर मजे से अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि कौन इनमें से एक अनुकार्मिक प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, फटाफट कौन बताइएगा, कौन बताइएगा मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, तो बताएंगे सर अपर्दन। क्या है सर, मृदा अपर्दन, यानी बोल सकता है सर अपर्दन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, क्या स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधमुख कटाव प्रमुख होता है। थोड़ा सा समझना है मेरे दोस्तों, फिर इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन है सर कि स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधमुख कटाव प्रमुख होता है, तरुणा अवस्था में। कौन सा मेरे भाई, तरुणा अवस्था में, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या बताएंगे सर ए। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होता है, जिसका नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाने जाते हैं, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा इसको हम लोग जो नाम से जानते हैं वो हमारा कैनियन के नाम से। किससे नाम से जानते हैं, कैनियन के नाम से। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही हो जाएगा। अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। आप लोग सोच रहे हैं सर क्या सच में ऐसा क्वेश्चन आएगा हम लोगों से। मेरे दोस्तों याद रखिएगा इस बार का जो क्वेश्चन है ना बहुत खतरनाक पूछे जाने वाला है।
हाँ, इस बार का ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाने वाले हैं, तो जिनका भी दोस्तों ज्योग्राफी है एकदम मेरे दोस्तों एकदम ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाले एकदम ध्यान देंगे भाई। याद रखिएगा क्वेश्चन का पैटर्न आप क्या मैं बोलता हूँ, मॉडल पेपर से ही आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आखिर कैसे हमारा मॉडल पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। मॉडल पेपर आप देख चुके होंगे किस प्रकार पूछा गया है ना भाई। तो मॉडल पेपर से तो ये अंदाजा लगता है कि क्वेश्चन तो इस बार खतरनाक। चलिए सर अगला क्वेश्चन पाते हैं सर। हाँ, क्वेश्चन में जो हमारा 3 है, इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों याद रखिएगा चुना पत्थर। क्या होगा सर? चुना प्रदेश। जैसा अगला क्वेश्चन पूछा गया बताइएगा। क्वेश्चन है सर, निम्न में से कौन सा लेपिस शब्द को परिभाषित करता है? लेपिस शब्द सर किसको परिभाषित करती है? तो छोटे से मध्य आकार का उथले गर्त। गर्त किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? याद रखिएगा इस तरह से गर्त। ठीक है, ये समुद्र की धाराएं चलती है ना दोस्त, समुद्र की धाराएं चलती है उसको गर्त कहते हैं। अगला बताइएगा कहता है कि गहरे लंबे और विस्तृत गर्त या वैसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले और किनारे खड़े अवतल होते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? तो बताएंगे सर उसे हम लोग कहते हैं क्या? सर्क कहते हैं। क्या मेरे भाई? सर्क कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्क कहते हैं। चलिए सर अगला, जलोढ़ शंकु का निर्माण आपसे पूछा गया, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होती है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होती है? जैसे हम लोग है ना भाई, जैसे मनुष्य जैसे होती है ना, मनुष्य पहले शिशु, मनुष्य पहले क्या है? शिशु है, फिर एक क्या बोलूंगा भाई, एक हमारे युवा अवस्था में आता है, फिर एक यौंग अवस्था में आता है ना, फिर एक समय आती है कि हम लोग बूढ़ा अवस्था में आ जाते हैं। तो मनुष्य जैसे अपना रूप होते है ना, मनुष्य का जैसे अपना रूप होता है, अपना रंग होती है, ठीक है इसी तरह से नदी का भी रूप होती है। नदी भी मेरे दोस्तों पहले बचपन, पहले शिशु है, छोटा है, फिर एक थोड़ा सा 18 साल का बना, फिर 14 साल का बना, फिर एक समय आई कि 60 साल का हो गया, बूढ़ा नदी हो गया, है ना। तो बताएंगे सर पढ़ोर अवस्था में। कौन सा अवस्था में सर? पढ़ोर अवस्था में। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो जगह सर क्या? 20 द राइट आंसर। अगला, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? देखिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, नदियों द्वारा हमारा खास करके ना मेरे दोस्तों जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है, और जलोढ़ मिट्टी में खास करके धान की खेती किए जाते हैं। किसका सर? जलोढ़ मिट्टी में खास करके धान की खेती किए जाते हैं। किसके? और हाँ, क्लास 12 में मैप का क्वेश्चन आएगा दोस्त, याद रखेगा। मैप में मास्टर माइंड बना दूंगा, याद रखेगा। मैप का क्वेश्चन आता है क्लास 12 में, याद रखेगा। मैप में एकदम मेरे दोस्तों, मैप में एकदम क्या बता दो भाई, दहल का मचा देना भाई। मैप में तो सुंदर तरीके से बताऊंगा, एक बार अपने बड़े भाई बहन से पूछ लीजिएगा जो हमारे साथ पढ़ चुके हैं कि मैप में यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बताया जाता है ना भाई। चलिए सर अगला, हाँ अच्छा बताइए तो, देखता हूं कौन बता सकते हैं। भारत का सबसे मीठा जल कौन सा झील है भाई? भारत का सबसे मीठा झील, भारत का सबसे मीठा झील ज्योति भारती, भारत का सबसे मीठा झील भारत का सबसे मीठा झील कौन सा है बताइए? भारत का सबसे मीठा झील कौन सा है? गोकुल झील, सांभर झील? नहीं, गलत बात, बुलर झील, बुलर, बुलर झील भारत का सबसे मीठा पानी का जल है। वेरी गुड, वेरी गुड। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए खारे पानी का, तो खारे पानी का चिल्का झील जो उड़ीसा में है, चिल्का झील जो है मेरे दोस्तों ये उड़ीसा में है, और चिल्का झील कहां पे है मेरे दोस्तों? उड़ीसा में। ये खारे पानी का झील है। कहां, कौन सा पानी का? खारे पानी का झील है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो निम्नलिखित में से किस आकृति का संबंध नदी कार्यों से नहीं है भाई? नदी कार्यों से आपसे पूछा गया कि नहीं है, तो बताएंगे सर बरखान करना, याद रखेंगे बरखान करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भू आकार की घाटी बनती है भाई, आपसे सॉरी आपसे पूछा गया यू आकार की घाटी बनती है कब? हिमालय क्षेत्र में। कहां पे बनती है मेरे भाई? हिमालय क्षेत्र में हमारा जो है यू आकार की घाटी बनती है, इस तरह से घाटी बनती है हिमालय क्षेत्र में। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर ए। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, हिमालय अपर्दन से निर्मित आकृति है भाई, आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, तो हिमालय अपर्दन से निर्मित आकृति कैसी है? नुनाटक। क्या सर? हमारा नुनाटक। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर ए, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा सर? ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर हमारा
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर ए। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं, भूमिगत जल के अपर्दन से कौन सी आकृति बनती है। भूमिगत जल के अपर्दन से आपसे पूछा गया कि कौन सा आकृति बनती है, कोलम। क्या बताएंगे सर, कोलम आकृति बनती है। ठीक है, हिमांत द्वारा निर्मित मिट्टी है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया, हिमांत द्वारा निर्मित मिट्टी क्या है, हिमोड़। क्या सर, हिमोड़। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा सर, हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि गुफाओं की रचना किस क्रिया द्वारा होती है। आपसे पूछा गया कि गुफाओं का जो निर्माण है मेरे दोस्तों वो किस क्रिया द्वारा होती है, कार्बोनेटीकरण के द्वारा। किसका मेरे भाई, कार्बोनेटीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, कार्बोनेटीकरण के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन है सर, यू आकार की घाटी निम्न में से किस कारण से अपर्दन का निर्माण का परिणाम है भाई। तो बताएंगे सर, यू आकार की जो हमारा घाटी है वो हमारा हिमांत के द्वारा होता है। किसके द्वारा सर, हमारा हिमांत के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए सर अगला बताए फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बरखान का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बरखान का निर्माण आपसे पूछा गया कि आखिर किससे संबंधित है। तो बरखान का निर्माण जो है मेरे दोस्तों वो हमारा पवन से संबंधित है। किससे सर, पवन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है सर, पवन से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, तो बताएंगे मोहब्बत से सर, पवन से संबंधित है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि ओल्ड फेथफुल गाइजर किस देश में स्थित है। तो बताएंगे सर ये हमारा अमेरिका में स्थित है। कहां पे, अमेरिका में। जैसे अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों देखिए, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, भारत का प्राचीन स्थल खंड कौन सा है। भारत का प्राचीन स्थल खंड जो है आपसे पूछा गया कौन सा है, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा है सर, हमारा प्रायद्वीपीय पठार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर, क्या, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, हमारा बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से समझ में आ रहा होगा। जैसे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृत नदी द्वारा निर्मित है। आपसे पूछा गया कौन सा स्थलकृत नदी के द्वारा निर्मित है। तो बताएंगे सर गोकुर झील। गोकुर झील को मेरे दोस्तों याद रखिएगा, नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि नदी के मुहाने पर बनने वाली संकीर्णी तथा गहरी घाटी को क्या कहते हैं। तो गहरी घाटी को हम लोग एक ही चीज कहते हैं, उसका नाम है क्या, नंदमुख। ठीक है ना दोस्त। चलिए सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप लोग, गर्ज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 24, गर्ज का निर्माण आपसे पूछा गया कि आखिर होता है भाई। तो गर्ज का निर्माण कैसे होता है, कठोर चट्टानों से। याद रखिएगा गर्ज का निर्माण कैसे होता है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा कठोर चट्टानों से। ठीक है, चलिए सर आपसे पूछा सर्क झील बनाती है भाई, बनती है, सॉरी सर्क झील जो है वो बनती है, क्या बनती है, हिमंत के अपर्दन द्वारा। कैसे बनती है, हिमंत के अपर्दन द्वारा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बताइएगा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस कौन सी है। सब कोई आंसर बताइएगा, सब कोई। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है, सी। सी, वेरी गुड, नाइट्रोजन गैस। कितना सर, 71% गैस जो है हमारा, 71 ना, सही बोल रहा हूँ ना, 71% गैस पाया जाता है हमारे पूरे वायुमंडल में ना। नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट पाया जाता है, 78 ना 79, 78 है ना। हाँ अब एक बात याद रखिएगा, 21% क्या पाया जाता है सर, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, 21% क्या पाया जाता है सर, हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन पाया जाता है। सर याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस कहाँ भरा रहता है, जो लड़की लोग खास करके खाती है, चिप्स। चिप्स के पैकेट में क्या गैस भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस। हाँ लड़की लोग खास करके इसका इस्तेमाल करती है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। मेरा नाम है तुरतुरी, समझ में आ रही ना। तो लड़की लोग खास, हाँ 78 पॉइंट, लगभग 79 है, लगभग इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन पर रखते हैं, लगभग हमारा 90 है। ठीक है, सब खाते हैं नहीं, लड़की लोग खास करके खाती है। चलिए, समुद्री नमक, पराग, राख, धुई की कलिमा महीन मिट्टी किससे संबंधित है। तो ये महीन मिट्टी जो है मेरे दोस्तों किससे संबंधित है, धुलकन से संबंधित है। किससे सर, हमारा धुलकन से संबंधित है। किससे, लड़का भी खाते हैं सच में, लेकिन मैं नहीं खाता हूँ। हाँ मैं खाता हूँ सिर्फ एक ही चीज, हाँ कभी मौका मिले मेरे पास आए, ये लेकर आइएगा कभी मौका मिले तो। निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। मतलब मेरे दोस्तों मान के चलिए यहाँ पे धरती है, ये धरती हमारा, ये हमारा धरती है,
ठीक है, ये हमारा धरती है। अब धरती से हम कितने ऊंचाई तक जाएं, धरती से हम कितने ऊंचाई तक जाएं कि हमारा ऑक्सीजन की मात्रा मिलना बंद हो जाएगी। तो लगभग मेरे दोस्तों जब आप 120 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करिएगा ना, ऊपर जाइएगा, तो देखिएगा आपका ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी। इसीलिए तो लोग पहाड़ों पर जाते हैं तो सिलेंडर लेकर जाते हैं, पर्वतों पर चढ़ते हैं तो सिलेंडर लेकर चलते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, है ना दोस्त। चलिए, वायुमंडल की सबसे निचला परत कौन सी है मेरे दोस्तों? वायुमंडल का 5 परत होती है ना सर। पहला परत को हम लोग क्या बोलते हैं सर? याद रखिएगा, झोप मंडल, समताप मंडल, है ना। पहले लिखेंगे सर इसको हम लोग क्या? झोप मंडल, यस यू नो। फिर हम लोग इसको क्या लिखते हैं दोस्तों? याद रखिएगा, झोप मंडल के बाद समताप मंडल, समताप मंडल, यस यू नो। फिर हम लोग सर लिखते हैं क्या इसको? मध्य मंडल, मध्य मंडल लिखते हैं ना सर। उसके बाद हम लोग आयन मंडल, आयन मंडल। फिर हम लोग बाह्य मंडल, बाह्य मंडल, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो बारिश जो होती है ना वो झोप मंडल में होता है, और हमारा वायुमंडल का सबसे निचला परत भी हमारा क्या है? झोप मंडल है। समताप मंडल में जो हमारा हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह उड़ती है, ठीक है मोनू, थैंक यू सो मच मोनू कि आपने हमारे झारखंड को बुलंद कर रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच मोनू। चलिए सर, तो बताएंगे सर वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो सर हमारा झोप मंडल। क्या है सर? झोप मंडल, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सर कि समताप मंडल में कौन सी घटना घटती है, तो मौसमी, सॉरी, आपका हवाई जो प्लेन है वो चलती है, ठीक है। अगला, अधिकांश मौसमी घटना किस मंडल में घटती है? बताइए, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद बताइए, जल्दी से जल्दी से। अरे मौसमी घटना, जैसे मौसमी आया तो झोप मंडल। वेरी गुड, वेरी गुड। वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहते हैं? आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि बताइए वायुमंडल की अल्पकालीन दशाओं को क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मौसम कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी ऊंचाई पर खत्म हो जाती है? अच्छा बताइए मेरे भाई, ये हमारा ये हमारा धरती है, ठीक है। ये हमारा क्या भाई? धरती है। तो हम धरती से कितने ऊपर जाएं, धरती से हम कितने ऊपर जाएं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पूरी तरह से मेरे दोस्तों समाप्त हो जाती है? तो 90 किलोमीटर। लेकिन अगर यही चीज अगर आपसे ऑक्सीजन पूछा जाएगा, तो हम धरती से 120 किलोमीटर जब जाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन पूरी तरह से समाप्त हो जाती है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, ऑक्सीजन 120 किलोमीटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमारा 90 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, आप लोग अपने अपने फ्रेंड को जरूर मेरे दोस्तों बताएं कि हमारा जो क्लास 12 का जो कोर्स है वो हमारा 24 मई से स्टार्ट होगी, सुबह शाम दोनों टाइम चलेंगे, ठीक है। उन लोगों को बता दीजिएगा कि फटाफट आप लोग जाकर के कोर्स को ज्वाइन कर ले। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लास 11 का जो सुबह शाम जो क्लास हो रही है वो क्लास आपको फ्री में मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, उसके बाद मॉडल पेपर फ्री में मिल जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, वो भी मिल जाएगा। जहाज में ऑक्सीजन कैसे मिलता है? गजब बात बताएं भाई। जहाज कहाँ उड़ता है भाई? समताप मंडल में। पागल मारेंगे कौन है भाई? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन क्या है हमारा। कौन क्वेश्चन क्या भाई? बालमुकुंद ने कि सर जहाज में ऑक्सीजन कैसे मिलता है? पागल रे, हमारे धरती से ना मात्र, याद रखिएगा, मात्र 8 से 9 किलोमीटर में बात कर, 8 से मान के चलिए अप्रोक्स 10 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस में पता है हमारा झोप मंडल है, जहां से बारिश होती है, ठीक है। अब यहां से मान के चलिए मेरे दोस्तों, अगर 2 किलोमीटर ज्यादा होगा तो 12 किलोमीटर मान लेते हैं, या तो मैं 12 किलोमीटर नहीं मान के चलिए 20 किलोमीटर मान लेते हैं, है ना, 20 किलोमीटर। तो पागल, मैंने आप लोगों को बताया कि ऑक्सीजन 120 किलोमीटर तक जाती है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है 90 किलोमीटर, जबकि हम अटक जा रहे कहां पे? 20 किलोमीटर में। तो 20 किलोमीटर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। गुड मॉर्निंग दाऊद, बड़ी जल्दी आ गए भाई। अगला, अधिकांश मौसमी घटनाएं, सॉरी सॉरी कहां लटक गए भाई? हाँ, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है पूरा डिटेल्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम खुशी से बताना है ना। बताइए, तो बताएंगे सर। एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन में हम लोग 21% पढ़ते हैं भाई, इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारा 20.95 इन ऑप्शन नंबर हमारा सी का सही उत्तर जगह, है ना। चलिए गुरुजी, अगला क्वेश्चन बात करते सर। ब्रह्मांड किरणों का परिलक्षण किस मंडल में किया जाता है? आपसे पूछा गया ब्रह्मांड परिलक्षणों का परिलक्षण का किस मंडल में किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। तो बताएगा सर
ये हमारा आयन मंडल में किया जाता है। जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, जो हमारा नेटवर्क चलता है, ये हमारा आयन मंडल ही हमारे पास तक पहुंचाती है भाई। ठीक है, चलिए सर अगला बताइएगा। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड तो है, मीथेन गैस तो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो है, पर मेरे दोस्तों ऑक्सीजन जो है हमारा नहीं है भाई। याद रखिए, ऑक्सीजन जो है हमारा नहीं है, ये हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? देखिए मेरे दोस्तों, सब पगला गिले रे, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर, वायुमंडल में हमारा जो नाइट्रोजन गैस है वो लगभग लगभग 78% पाया जाता है। कितना सर? लगभग लगभग हमारा 78% पाया जाता है ना। चलिए सर, चलिए अगला बताइएगा। पौधे के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? जैसे मनुष्य के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसी तरह से पौधे के लिए आवश्यक गैस क्या है भाई? तो पौधे के लिए आवश्यक गैस है मेरे दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। खुदा किसी को किसी पर फिदा ना करे, फिदा करे तो कयामत तक जुदा ना करे। माना कि मरता कहां है? तन्हाई में, पर जी भी कहां पाते हैं मेरे दोस्तों? अकेले में, है ना। चलिए चलिए सर बताइए। तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर हमारा 13। आइए सर अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताइएगा। रेडियो तरंगों का प्रवर्तन निम्न में से कौन सी मंडल होती है? रेडियो तरंग मैंने आप लोगों को बताया है ना। रेडियो तरंग, अभी जैसे मेरे दोस्तों रेडियो तरंग की बात किया, तो मैंने आप लोगों को बताया जितना सारा रेडियो तरंग हो गया, जैसे नेट चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, इन सारी चीजों का जो होगी वो हमारा आयन मंडल के साथ होती है। याद रखिए कौन सा? आयन मंडल के साथ। ठीक है, झोप मंडल है, झोप मंगल लिख दे पागल, मंडल याद रखिए। झोप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान क्या होती है? झोप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान हमें कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ठीक है, कभी घटता है तो कभी बढ़ता है। ठीक है, चलिए सर अगला बताइए फटाफट। कौन बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? बताइए कौन है जो इनमें से हमारा वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? तो बताएंगे सर, मध्य मंडल तो है, समताप मंडल है, आयन मंडल है, पर हमारा चुंबकीय मंत्र नियंत्रण नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए निम्न में से किस गैस को जिम्मेदार ठहराया जाता है? किस गैस को जिम्मेदार ठहराए जाते हैं? तो बताएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सर। क्या? सी इसका राइट आंसर होगा। क्या सर? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए सर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पे कि निम्न में से किस गैस की कमी पर्यावरण संबंधित समस्या उत्पन्न कर रही है? क्वेश्चन नंबर 17। कौन बताइएगा 17 नंबर? अरे सिंपल सा है भाई, ओजोन गैस। ओजोन गैस से ना, ओजोन गैस है ना हमारा पराबैंगनी विकिरणों को रोकने से आने से हमारी धरती पर रोकती है ना सर। डी डी। अगला बताइए, वायुमंडल की परत है भाई, बताइए कितना पगला क्वेश्चन पूछा है सर 18 नंबर में। वायुमंडल की परत है, वायुमंडल की ऊपरी परत पूछा गया। अरे पागल, समताप मंडल नहीं होगा, झोप मंडल तो एकदम नीचे का है, वायुमंडल वायुमंडल ही होगा सर, है ना सर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही तो हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? डी। डी हमारा क्या है? वायुमंडल। मध्य मंडल पूछे तो कौन बताइएगा? मध्य मंडल पूछे तो क्या बताइएगा? है ना, मध्य मंडल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या बताइएगा? दीवानों की किस्मत से साथी तेरा। चलिए बताइए, वायुमंडल का सर्वाधिक विस्तार कहां स्थित है? वायुमंडल का सबसे ज्यादा विस्तार कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर ये हमारा आयन मंडल में। कहां पे सबसे ज्यादा हमारा कहां पे है दोस्तों? तो बताएंगे सर ये हमारा आयन मंडल में है। याद रखिए कहां पे? आयन मंडल में। ठीक है, सबसे ज्यादा विस्तार हमारा आयन मंडल में है। इसीलिए तो रेडिएशन मोबाइल और आज जो हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ना, इसीलिए हम लोग एक दूसरे के साथ बात कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं हो पाता। वायुमंडल के कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से है? मैं नहीं बताऊंगा। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
चलिए सर, वेरी गुड, ए। अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को बचाती है? कौन बताइएगा, कौन बताइएगा? क्वेश्चन नंबर 21। अरे भाई सिंपल सा भाई, ओजोन, ओजोन गैस। वेरी गुड, चलिए सबका सही है भाई। अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर हमारा 22। क्वेश्चन नंबर 22 है सर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी है? भूमंडलीय ताप के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस है? तो बताएंगे सर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए सर, साइंस एग्जाम दीजिएगा तो पता चल जाएगा। मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सा है? मनुष्य के जीवन के लिए, जैसे आप भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य है, तो हमें जीवन के लिए सबसे, मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया 23 में कि मानव जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन से भाई? बताइएगा, फटाफट बताइए, कौन बताइएगा? देखता हूं मेरे दोस्तों की कौन बताते हैं आप लोग। सबका आंसर एक आना चाहिए, बी। वेरी गुड, झोप मंडल। झोप मंडल नहीं होगी तो मनुष्य, मेरे दोस्तों, सही तरीके से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, क्योंकि सारा चीज उसी पर डिपेंड होती है। आपसे पूछा गया, बताइए दोस्त, कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 24 में कि इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए, मीथेन हमारा ग्रीन हाउस गैस है, बाकी ये सब हमारा ग्रीन हाउस गैस नहीं है ना? चलिए सर, अगला बताइएगा, प्रकाश का क्या गति है भाई? प्रकाश का गति कितनी है? प्रकाश की गति कितनी है? तो बताएंगे सर, 3 लाख, 3 लाख प्रति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में मेरे दोस्तों प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर भागती है ना? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्या सर? क्लास 10 में फिजिक्स अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फिजिक्स का ये क्वेश्चन था। आइए सर, अगला, वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है? क्वेश्चन में 26 पूछा गया, तो बताएंगे सर लगभग 32 किलोमीटर तक। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि वायुमंडल के कुल द्रव्यमान का 90% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर तक सीमित है? 32 किलोमीटर जाते जाते मेरे दोस्तों सारा गैस खत्म हो जाती है। 32 किलोमीटर जाते जाते लगभग लगभग सारा गैस खत्म हो जाता है। हीलियम, मीथेन, आयन, आर्गन, उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा गैस 32 किलोमीटर जाते 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 पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। वही चीज आपसे कह रहा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगी। अगला, वायुयान कहां उड़ते हैं? है ना? अल्लाह अल्लाह गाड़ी उठे, बताइए वायुयान कहां चलता है? बताइए 27। वायुयान कहां उड़ता है भाई? समताप मंडल भाई, बच्चों की तरह तो बताते हैं भाई। अगला बताइएगा, झोप मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है? धरती है सर। जैसे जैसे हम झोप मंडल की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, तो कितना मीटर जाने के बाद, आपसे पूछ रहा है कितना मीटर जाने के बाद मेरे दोस्तों हमारा 1 सेंटीमीटर तापमान में डिक्रीज होती है या, हाँ, डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? तो बताएंगे सर हमारा 165 मीटर। याद रखिएगा, 165 मीटर जब हम लोग ऊंचा जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान में गिरावट आ जाती है ना? तो कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन से गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? बताइए, बताइए, कौन बताइएगा भाई? वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस कौन से पाया जाता है? अरे भाई सिंपल से भाई, बताइए। सब कोई भी बता रहे सर। तो क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है सर। अगला, वायु वह वायुमंडल पर है जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो झोप मंडल मानव जीवन के लिए क्या है भाई? झोप मंडल। किस मंडल में सभी मौसमी घटना घटती है? तो बताएंगे सर झोप मंडल में। झोप मंडल में सभी प्रकार की मौसमी की घटना घटती है। सिंपल से भाई, है ना? चलिए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर।
है ना। किस मंडल में रेडियो तरंग वापस आती है, तो बताएंगे सर आयन मंडल से हमारा रेडियो तरंग आती है। क्या सर, रेडियो तरंग, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, रेडियो तरंग कहां पे आती है, आयन मंडल से। मानव के लिए वायुमंडल मंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सी है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगी सर, याद रखिएगा वायुमंडल में क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा मेरे भाई। क्या रहे मानव के लिए, मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, कहीं गलती ना हो जाए आप लोगों से। तो ऑक्सीजन, क्या सर हमारा ऑक्सीजन, डी, वेरी गुड प्रिया, प्रियंसा, आसमा बन रहा, आसमा खाली बोलेंगे प्यार से आपको, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है भाई, है ना। तो बताएंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर, कार्बन डाइऑक्साइड। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक इनमें से कौन सी है भाई, 35। तो अभी मैंने बताया सर ऑक्सीजन, रिपीट हो गया भाई ये क्वेश्चन। चलिए सर बताइए मेरे दोस्त कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, फटाफट बताइए ईमानदारी पूर्वक कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया या नहीं। अगर आ गया तो एक क्वेश्चन पूछो, आंसर बताइएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए पूछता हूं, विश्व का सबसे चौड़ा नदी का नाम बताइए, विश्व का सबसे चौड़ी नदी का नाम बताइए, कौन बताइएगा, विश्व का सबसे चौड़ी नदी का नाम बताइए। शिवम कुमार, क्या स्नेक भेज रहे भाई, अमेजन नदी, वेरी गुड तूफान, वेरी गुड जितेंद्र, आशा, वेरी गुड अभिजीत, वेरी गुड। चलिए सबका तो सही है भाई। सुनिएगा, किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर सूर्य की विकिरण सीधी पड़ती है, तो बताएंगे सर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। कहां पर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, याद रखिएगा सर। क्या बताएंगे सर, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में दिन ज्यादा लंबा होता है भाई, किस शहर में दिन ज्यादा लंबा होता है, ओ माय गॉड, दिन ज्यादा लंबा होता है भाई, याद रखिएगा। कहां पे, चंडीगढ़ में। कहां पे, चंडीगढ़ में। एक क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है, जो बताइएगा उसको 2 रुपया का चॉकलेट खिलाऊंगा। भारत में सबसे पहले सूर्य कहां उगता है ना सर, नहीं बताया, अरे भाई, एपी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड ज्योति, अरे दिल जीत लिया ज्योति, दिल क्या दे दूं आपको, नहीं ना, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई, आपने सही कहा ज्योति, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले हमारा सूर्य उगता है, ठीक है सर। चॉकलेट, वाह, चॉकलेट लेना है सच में। चलिए, और सबसे बाद कहां पे डूबता है, सबसे बाद में जाकर कहां डूबता है, सबसे अंतिम में कहां जाकर डूबते हैं, कौन सा राज्य में, बताइए। जैसे सबसे पहले सूर्य कहां उगता है, तो अरुणाचल प्रदेश में, पर सबसे बाद में गुजरात, गुजरात या राजस्थान, गुजरात में, वेरी गुड। चलिए सर अगला, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल का मुख्य गर्म होता है भाई, हमारा वायुमंडल किस प्रकार जो है गर्म हो रही है आज मेरे दोस्तों, जो हमें गर्मी लग रहा है किसके द्वारा, तो लंबी तरंगदैर्घ्य वाले स्थलीय विकिरण के कारण। पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा को सिंपल सी बात है सर, हम लोग सूर्य ताप कहते हैं सर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए सर अगला बताइएगा, वायुमंडल के लंबवत तापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लंबवत एकदम मेरे दोस्तों, अगर हमारे पास पढ़ रही ना एकदम सीधा, तो संवहन कहते हैं, क्या कहते हैं सर, संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगा, क्या सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही तो हो जाएगी। सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, बताइए। सबसे पहले आप लोग बताइए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपसे नेक्स्ट पूछा गया कि सर्वाधिक तापमान कब अंकित किया जाता है, बताइए मेरे भाई, कौन सा ऐसा समय है जहां पे सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों तापमान पड़ती है।
आप लोग पता है मेरे दोस्तों, सब बंदा पता है कितना बताएगा? 2 बजे। सब बंदा बताएंगे सर 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे, 2 बजे। पागल कहीं के 2 बजे नहीं। मैं भी पता है, मैं भी पहले लोगों को पढ़ाता था 2 बजे, लेकिन नहीं, 4 बजे सबसे ज्यादा मेरे दोस्तों तापमान पड़ती है। 4 बजे सबसे खतरनाक तापमान पड़ती है। हाँ, 2 बजे कभी नहीं मारना है दोस्त। 4 बजे सबसे खतरनाक तापमान पड़ती है। कभी अगर आपके पास मोबाइल पे अगर टेम्परेचर देखने की कोई एप्लीकेशन है तो एक बार देखिएगा टेम्परेचर। 4 बजे सबसे ज्यादा टेम्परेचर देखिएगा। ठीक है, चलिए सर, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो बताएंगे सर हमारा अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी। अगला बताइए सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या वायुमंडल के बाह्य क्वेश्चन नंबर जो हमारा 8 पूछा गया सर, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा गया कि वायुमंडल के बाह्य स्तर तक पहुंचने वाले सूर्यताप का कितना भाग पृथ्वी के धरातल तक पहुंच पाता है? बताए मेरे दोस्त, कौन बताइएगा? पता है मेरे भाई, जो हमारा ये सूर्य है ना, सूर्य हमारा सूर्य मामा, ये जो सूर्य है ना, सूर्य का जो रोशनी है वो हमारे पृथ्वी तक मात्र पता है 51% आता है भाई। कितना? 51%। बाकी 49% कहाँ चले जाते हैं? तो 49% मेरे दोस्तों याद रखिएगा, इस तरह से प्रकाश पड़ती है तो बिखर जाता है। क्या सर? बिखर जाता है। अगर पूरा अगर आप मेरे पास अगर पहुंच जाती है ना, मेरे पास नहीं, सबके पास, तो हम लोग मेरे दोस्तों बर्फ की तरफ पिघल जाते, इतना धूप होती है हमारा। याद रखिएगा। सूर्य से आने वाले ताप का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी में पहुंचती है? तो बताएंगे सर, अभी बात की 51 है ना। कर्क रेखा पर सूर्य की किरण को लंबवत किस दिन चमकती है भाई? क्वेश्चन नंबर 10। कर्क रेखा, तो बताएंगे 21 जून को। कब मेरे भाई? 21 जून को, है ना, 21 जून को। अच्छा बताइए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो बताएंगे सर, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। याद रखें, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झार, है ना सर। मिस से मिजोरम, है ना, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा का ट्रिक याद रखे, मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ट्रिक याद रखिएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, थैंक यू, वेरी गुड शिवानी। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आती है सर कि झारखंड में कहां से गुजरती है? तो रांची से। कहां से? खांची। क्या सर? रांची से। सर रांची में कहां से? तो नेतरहाट। याद रखिए, कहां से? नेतरहाट। सर हमारे झारखंड में कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड में कितने जिले से होकर गुजरती है? 5 जिले से होकर गुजरती है। चलिए सर, अगला बताइएगा, क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी आपसे पूछा जाता है मेरे दोस्तों की कब होता है? तो बताएंगे 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या हो जाता है? डिवोर्स हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। याद रखेगा, याद रखना मेरे दोस्तों, सूर्य और पृथ्वी के बीच के जब 4 जुलाई आती है ना दोस्तों, तो 4 जुलाई के बीच में सूर्य और हमारे पृथ्वी के बीच में ब्रेकअप हो जाती है। जाओ रे तू भाड़ में, जाओ रे तू चले जाओ, तेरे से कोई लेना देना नहीं है। सूर्य इधर से कहता है ठीक है जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देख लिए, जाओ, अरे तुम लौट के आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए सर, अगला क्वेश्चन बातें हैं। निम्नलिखित में से कहां पर दिन तथा रात सबसे बड़ा होता है? आपसे क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, कहां पे दिन रात सबसे बड़ा होता है? तो ध्रुव में, पोल, इंग्लिश में इसको पोल बोलते हैं, है ना। चलिए सर, पोल पे, है ना। आइए सर, अगला क्वेश्चन बात करते हैं कि सर्वाधिक सूर्य विताप कहां पाया जाता है भाई? क्वेश्चन नंबर 13। तो बताएंगे से सबसे ज्यादा विषुवतीय रेखा पर पाया जाता है। कहां पे? विषुवतीय रेखा पर। उच्च वायुमंडलीय ताप की विलोमता का प्रमुख कारण है भाई? तो बताएंगे सर ये हमारा ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर क्या? 20 द राइट आंसर। अगला बताइएगा सर, क्वेश्चन नेक्स्ट।
थक तो नहीं गया ना, थक तो नहीं गया ना दोस्त, बोलिएगा। थक कर बैठा हूं, हार कर नहीं, प्रेजेंट खराब है, फ्यूचर नहीं, है ना दोस्त। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है, बताइए। पृथ्वी के धरातल का तापमान सबसे अधिक प्रभावित होता है अक्षांशी से, सागर से, ऊंचाई से। ऑप्शन नंबर डी। एक बार आप लोग बताइएगा कि आप लोग सर स्कूल जाना है। अच्छा काजल, आप स्कूल भी जाते हैं? चलिए सर, स्कूल में जाकर के आप लोग अपने फ्रेंड सबको जरूर बताएं कि एगो पागला मास्टर हुआ है रे, बड़ी पागल जैसे चिल्ला हो रे। कभी कभी ना पढ़ाई के दौरान में ना कभी गाना सुना हो तो कभी शायरी सुना हो, इस तरह से बोल दिया तो नहीं, है ना। अब हम शाम में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं काजल, है ना, आप खुशी से जा सकते हैं, है ना। बोलिएगा कि एगो पागल है जो दिन रात चिल्लाते रहते, एडमिट कार्ड लाना, बिल्कुल बिल्कुल चाहिए, एडमिट कार्ड लाना चाहिए, है ना। आएगा असमा, टेंशन नहीं लेना आकाश, आज मेरे स्कूल में एडमिट कार्ड मिला है। हाँ सबका एडमिट कार्ड मिल जाएगा भाई, आज आज और कल के अंदर अंदर में, मतलब संडे तक सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। तेरी आंखों का अंदाज कहता है तू प्यार मुझसे ही करती है। चलिए, चलिए बताइए, भारत में निम्न में से कौन सा तप्त स्थल है भाई? तो बताएंगे सर, वो हो जाएगा हमारा पश्चिम घाट। चलिए अगला बताइएगा। आकाश का नीला रंग और सूर्य की ललिमा निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है? आखिर आप लोग देखते हैं आकाश नीला दिखाई देता है ना भाई, और हमारा याद रखिएगा जो हमारा सूर्य है वह लालिमा दिखाई देता है, किसके? प्रकीर्णन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? प्रकीर्णन के द्वारा। ठीक है, हाँ और एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, छोड़ देता हूं उसके बाद। आकाश के नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 19, आकाश का नीलेपन का प्रमुख कारण क्या है? तीन क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार। आकाश का नीलेपन का कारण है सूर्य प्रकाश का वायु अणुओं द्वारा प्रकीर्णन। एंड ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या? 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, निम्नलिखित में से कौन कौन तापमान के क्षैतिज विकर्ण को प्रभावित नहीं करता है भाई? कौन नहीं करता है प्रभावित? तो बताएंगे सर हमारा सी, सागरी लहरें। क्या सर? सागरीय लहरें, ठीक है। और इसके बाद मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा जो हमारा जो सिलेक्टेड सेट है, मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड भी करने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को मेरे दोस्तों बुक का पूरा निचोड़ करके मैं सिलेबस के माध्यम से स्टडी करा रहा था। ठीक है, अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूं ना दोस्तों, याद रखेगा वो होगा हमारा क्या? पूरा का पूरा मेरे दोस्तों मॉडल पेपर और पीवाईक्यू। क्या होगा सर? मॉडल पेपर और पीवाईक्यू पूरा रगड़ करके मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा। डोंट वरी मेरे भाई, आप लोगों ने क्लास 12 की फी पे की है और क्लास 12 11 का मैं रगड़ करके तैयारी करवा रहा हूं, बस रिजल्ट आएगी उस दिन मिठाई भेज दीजिएगा। हाँ हाँ शिवानी, और एक बुक है, एक बुक समाप्त हो गई, एक और बुक है, समझे। जिस दिन रिजल्ट आ जाएगी चुपचाप से एकदम चुकू को बैठकर मिठाई भेज देना है ना दोस्त। क्योंकि हम लोग बहुत लालची है भाई, हमारे टीम के मेंबर है, देख रहे हंस रहा है। हाँ सब लालची है, मिठाई नहीं केक। अरे वाह निशु, दिल जीत लिया निशु, है ना। सब हम लोग सोचते हैं कि कब रिजल्ट आए बच्चों का, कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए भाई, यही इंतजार कर रहे थे कब आएगा। बिल्कुल शिवानी, एड्रेस एड्रेस बता दूंगा दोस्त, जितेंद्र भाई एड्रेस बता दूंगा, डोंट वरी, है ना। बस रिजल्ट आए उस समय चुपचाप से चिकुमो को बैठकर अच्छी तरह से क्या करना है भाई? मिठाई भेज देना दोस्त, है ना। चलिए सर, लास्ट में कहेंगे कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने पढ़ाई में व्यस्त रहे।